is it that our boys were sleeping at that time? Now, at the moment with us, we have Mr. Bharat Singh of the Congress Party. Bharat Singh साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. वंदे मातरम सर. भारत माता की जय. कैसे हैं सर? भारत माता की जय. वंदे मातरम. एकदम बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास. आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर. भरत सिंह साहब जी, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कल, और उसमें जी. एक बहुत गंभीर सवाल उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि मणिपुर का जो विषय है वो बहुत गंभीर था साहब. गंभीर था ही नहीं है. और प्रधानमंत्री जी मजाक उड़ा रहे थे, प्रधानमंत्री जी हंस रहे थे, प्रधानमंत्री जी सिर्फ कांग्रेस के बारे में बात कर रहे थे. ये बात कर रहे थे कि कैसे हम लोगों ने क्या वो तिरंगा चुरा लिया. पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर रहे थे, इंदिरा जी के बारे में बात कर रहे थे. जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है उसके बारे में तो उन्होंने बताया नहीं. तो ये क्या है भरत सिंह साहब? आपको लगता नहीं है कि इसके ऊपर जो पूरा इंडिया अलायंस है उसको फोकस करना चाहिए कि भाई अपने बारे में तो बताइए, हमारी बात तो चलो ठीक है, सरकार में तो आप लोग हैं. भरत सिंह साहब देखिए, नेशनल डैमेज अलायंस का कुछ बचा नहीं है जी. नेशनल डैमेज अलायंस मतलब एनडीए. ये जो एनडीए नेशनल डैमेज अलायंस है, ये पूरे देश को डैमेज कर रही है. चाहे वो संसद को ले लीजिए, चाहे वो मणिपुर को ले लीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र को ले लीजिए, चाहे वो हरियाणा को ले लीजिए. हर जगह देश में ये देश को पूरी तरह से डैमेज कर रहे हैं जी. आपने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में 2 घंटा 14 मिनट तक भाषण दिया, और जिस इशू पे, जिस मुद्दे पे हमने घेर के उनको लाया था, उस पे सिर्फ 2 मिनट उन्होंने बोला. तो ये दर्शाता है कि उनके दिल में, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में मणिपुर के लिए क्या है. मणिपुर को अपना समझते ही नहीं है, वो देश का अंग समझते ही नहीं है. शायद यही वजह हो सकता है कि मणिपुर के लिए 2 मिनट दिए, और सबसे ज्यादा उन्होंने 1.5 घंटा अगर किसी को दिया तो उनका धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया. जी. क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बगैर भाजपा जिंदा ही नहीं रह सकती है. एक तरफ तो कहती है कि राहुल गांधी की कोई अहमियत नहीं है, और चुन चुन के जो है देश के प्रधानमंत्री से लेके उनके मंत्री तक जो आरोपों की झड़ी लगाते हैं, और सारे आरोप झूठे. कभी स्मृति ईरानी जी कहती है कि मुझे जो है किस दिया, फ्लाइंग किस दिया. अब बताइए फ्लाइंग किस कैसे देते हैं भैया. अब वो तो बात कर रहे थे ओम बिरला जी से जी. अब वो कह रहे हैं कि हमें दे दिया. अब ये देखिए, अब उधर से हेमा मालिनी, दिल की बात अब बोल हेमा, रहे थे. हो सकता है भाई, वो कुछ भी कह सकती है. उनको इतना छूट दिया गया है कि वो कुछ भी कह सकती है. तो ये स्थिति है देश के प्रधानमंत्री की, उनके मंत्रियों के, कि पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या काम किया है उनको बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है. तो करते क्या है? करते ये है कि राहुल गांधी जी तो ये है, राहुल जी वैसे है, नेहरू जी ऐसे थे, इंदिरा जी ऐसी थी. अरे भाई, कुछ तो अपने बारे में बताइए. जिस देश की जनता ने आपको सर आंखों पे बिठाया, आपको चुनाव में इतनी अच्छी बहुमत से जिता के लाया, भारी बहुमत नहीं कहूंगा क्योंकि वो आज तक हमारे कांग्रेस पार्टी का जो है रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए और न तोड़ पाएंगे 400 सीटों का जी. और अब इसके बाद तो उनका जो है अब वो डाउनफॉल चालू हो गया है. याद रखिएगा, डाउनफॉल चालू हो गया है. वो 200 सीट भी नहीं पार पाएंगे इस लोकसभा में. तो उनके पास इस समय कुछ कहने के लिए नहीं है. और दूसरा, जो हमारी टीम इंडिया बनी है उससे तो बौखलाई है ना पूरी भाजपा. अब उसको आई डॉट एन डॉट सब डॉट डॉट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने में कितने डॉट लगे हैं वो नहीं गिना रहे कि हमारे में कितने डॉट लगे हैं. लेकिन ये बताएं सर, सबसे बड़ी बात तो ये मुझे लगता है आपकी तो बड़ी हौसला अफजाई हुई है. आई नो दिस इज अ वेरी अनपॉपुलर व्यू अमंग अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट. बहुत हमारे जो पत्रकार हैं वो मुझसे बिल्कुल भी इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं. मैं ये मान करके चलता हूँ कि मोदी जी और बाकी भारतीय जनता पार्टी वाले जब सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी की बात करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो चोट लगाई है वो ठीक जगह पहुंची है. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक है. अदरवाइज व्हाई शुड दे टॉक अबाउट यू? अगर आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर आपकी अहमियत नहीं है, तो आपके बारे में बात करने की जरूरत क्या है? भरत सिंह जी. एग्जैक्ट राजीव भाई, एग्जैक्ट आपने जो कहा मैं भी वही कह रहा हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं है, राहुल गांधी मतलब कुछ नहीं,
राहुल गांधी कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं है, और रात को सोते हैं तो राहुल गांधी, सुबह उठते हैं तो राहुल गांधी। पता नहीं इनको फोबिया हो गया है राहुल गांधी जी का, कांग्रेस के साथ में राहुल गांधी जी का फोबिया हो गया। उठते बैठते खाते जागते सोते नहाते राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। अब वो तो स्मृति ईरानी का देख लीजिए, स्मृति ईरानी जी का, अब उनको तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। तो उन्होंने कुछ नहीं समझ में आया तो बोले कि इन्होंने फ्लाइंग किस दिया, फ्लाइंग किस दिया, फ्लाइंग किस दिया। अरे भाई, आप जिस सेक्टर से आती थी पहले, उसमें कितना आपने फ्लाइंग किस दिया होगा ये पता ही नहीं किसी को। आप भूल गई कि आप जब एक्टर थी तो आपने इस तरह से कितने लोगों को फ्लाइंग किस बांटी होगी, वो आप भूल गई। और आप रोना रोने रही है संसद का कि संसद की मर्यादा आपने देखा राजू भाई? संसद की मर्यादा था, ये चुप बैठ, चल चल चुप बैठ चुप बैठ, तेरी औकात, ये औकात निकाल रहे हैं संसद में। ये संसद की मर्यादा है। नारायण राणे ने जिस तरह से संसद में औकात की बात कर रही है, जिस तरह से एक उनकी मीनाक्षी लेखी मंत्री है और जी। पीछे वो कह के पीछे से ये कहती है भेजू क्या ईडी तुम्हारे घर पे। अरे ये मतलब क्या? आप सीधा सीधा देश को धमका रहे हैं, विपक्ष को आप बता रहे हैं कि अगर आप कुछ भी बोलेंगे, अपनी जुबान खोलेंगे तो हम आपके घर पे ईडी भेजेंगे। ये तो हम कहते आ रहे हैं ना राजू भाई, ये जी। पिछले 9 सालों से हम कह रहे हैं ना बार बार, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग है ना। और वो दुरुपयोग कहीं ना कहीं संसद में खुल के सामने आया कि इनकी मंत्री महोदया ये कहती है कि मैं भेजू क्या ईडी है तुम्हारे यहाँ। दूसरे इनके मंत्री नारायण राणे हैं, वो औकात की बात करते हैं, औकात निकालते हैं। एक सांसद की चुना हुआ प्रतिनिधि होता है सांसद, 17-18 लाख लोग उनको चुन के भेजते हैं अपने लोकसभा क्षेत्र से, और उस व्यक्ति की आप जो है औकात निकालते हो। ये दर्शाता है कि आपकी औकात कितनी है, आगे ये अगर आप बोलते हो तो। भरत सिंह जी, आप जिस प्रकार से हिंदुत्व को अपना रहे हो, आज प्रियंका गांधी जी ने आपके सोशल मीडिया कांग्रेस में ये दिखा दिया कि पुरुषोत्तम मास है एकादशी के, और प्रियंका गांधी जी मंदिर गए, दिल्ली के मंदिर गए, भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया। ये हिंदुत्व को आप अपना रहे हो। आप हिमाचल प्रदेश में जो गाय है, गाय को आप बहुत महत्व दे रहे हैं। किसान के घर में पूरे सरकारी यंत्रणा जा रहा है गौ चिकित्सा, यानी गाय का चिकित्सा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में गए बार बात किया, गोबर आप 2 रुपया पर किलो खरीद रहे हो किसान से, गोमूत्र आप 4 रुपया खरीद रहे हो किसान से। राजस्थान में जो गाय देने वाला दूध देने वाला गाय है उस पर कुछ हो गया तो 40,000 रुपया कॉम्पनसेशन सरकार दे रहे। तो जिस प्रकार से आप हिंदुत्व को अपना रहे हो, टॉप लीडरशिप, और उसको दिखा भी रहे हो, तो क्या मुसलमान जो माइनॉरिटी वोट्स है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा उनमें मन में फियर आ जाएगा कि ये क्या चल रहा है? एक तो हम बीजेपी से दूर भाग रहे हैं बिकॉज वो हिंदुत्व को अपना रहे, अब हमारी कांग्रेस जहां पर हम आए वो भी हिंदुत्व को अपना रहे हैं। तो भरत सिंह जी, क्या ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा मुसलमान वोटर्स के माइंड में? मैं नाम्बियार जी, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, ये किसने कहा कि मुसलमान कहते हैं कि आप अपने धर्म को छोड़ दो? किस मुसलमान ने कहा किस हिंदू भाई को कि आप अपना धर्म छोड़ दो? या किस हिंदू ने कहा मुसलमान को कि आप अपना धर्म छोड़ दो? ये तो भाजपा ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करती है और हिंदू और मुसलमान के आपस में 2 टुकड़े करवाती है। इस देश में आप ये समझिए, इस देश का संविधान, इस देश का जो है रहन सहन क्या कहता है? इस देश का रहन सहन ये कहता है हम सभी देशवासी, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम भाई बहन हैं। कहीं ये पढ़ा है आपने कि उसमें लिखा है कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है? सिर्फ ये राजनीति करने के लिए भाजपा ये हिंदुत्व की मुद्दा छोड़ती है। हम कहा छोड़, हम कभी बताइए क्या हम जो है मंदिरों में इंदिरा गांधी जी नहीं जाती थी, या भगवान को वो नहीं मानती? क्या राजू जी नहीं मानते थे? क्या नेहरू जी नहीं मानते थे? क्या राहुल जी नहीं मानते? क्या प्रियंका जी नहीं मानते? क्या मैं नहीं मानता हूं? क्या आप नहीं मानते हैं? लेकिन अगर भाजपा को लाएंगे तो इसमें 2 फाड़ करेंगे, बोलेंगे राजीव जी का धर्म अलग है, ये भरत सिंह का धर्म अलग है, ये कलीम है, ये सलीम है, और ये जो है भरत सिंह है। तो ये भाजपा करती है, और ये भाजपा के मुखौटे से, चश्मे से देखेंगे तो देश में सब जाति बटी हुई है। लेकिन अगर कांग्रेस के मुखौटे से और कांग्रेस के चश्मे से अगर आप देखेंगे तो हम सभी एक जात के हैं, हम सभी एक धर्म के हैं और सभी में विश्वास करते हैं। जी, दुरुस्त बात है। और जहां तक मैं इंदिरा जी का प्रश्न है, इंदिरा जी तो बाबा गोरखनाथ मंदिर में भी गई हैं, वैष्णो देवी ना जाने कितनी मर्तबा जा चुकी हैं। और अभी अभी वो मैं कहानी बता रहा था, वो दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। चामुंडा देवी वाली जो कहानी है उत्तराखंड में इंदिरा जी को लेकर के, और उसके अलावा
लेकिन इतना जरूर है कि राजीव गांधी जी के वक्त इतना कुछ नहीं था, और उसके बाद भी एक वक्त आया था कि सबसे बड़े हिंदुत्व जी। की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है राजीव जी ही थे, जी, जिन्होंने मानता हूं। आज राम मंदिर का श्रेय लेना चाहते हैं। उसका ताला अगर किसी ने खुलवाया था राम मंदिर का, तो राजीव जी ने खुलवाया था। और भूमि असली पूजन, श्रेय भूमि भूमि पूजन भी पूजन करवाया। करवाया, भूमि जी, पूजन करवाया था। तो बिल्कुल, असली अगर अगर किसी को श्रेय जाता है तो राजीव की गांधी जी को जाता है। दुरुस्त वो बात। उनसे बड़ा भक्त उनसे बड़ा राम भक्त कोई हो सकता है क्या? और दूसरी चीज ये है कि हाल ही में 2 या 3 दिन पहले की बात है, प्रदीप जी को याद होगा ना, हमारे साथ एक बड़े वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, बड़े वरिष्ठ हैं। एक बार फिर वही पुराना घिसा पिटा कि भाई इंदिरा जी के जो हस्बैंड है फिरोज गांधी, वो उनका असली नाम फिरोज खान था, वो मुसलमान थे, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि यार उनकी बहन को मैंने 1993 में खुद इंटरव्यू किया है, आलू दस्तूर जी को, जी, कि फिरोज गांधी वॉज अ पारसी। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है पारसी थे, कि ये पारसी थे वो। GHANDY का नाम उन्होंने GHANDHI कर दिया था। ये दुरुस्त बात है, उन्होंने गांधी कर दिया था अपना नाम, जो है किसी के कहने पे नहीं किया था, अपने आप किया था। लेकिन ही वॉज अ पारसी, सबको मालूम है। और उनका घर कहां पर है, किस जगह पर है, उनका पुश्तैनी घर कहां है गुजरात में, हर एक को मालूम है। अरे आई हैव इंटरव्यूड अ सिस्टर माई सेल्फ। आलू दस्तूर जी यूज्ड टू लिव, सर शी यूज्ड टू लिव इन कोलाबा। आई हैव इंटरव्यूड हर माई सेल्फ। एंड बाय द वे, ये भी आपको बता दूं, उनको इंट्रोड्यूस मुझे किसने करवाया था? मेनका गांधी जी ने कराया था। क्योंकि मेनका गांधी जी यहाँ पर आती थी उनके घर में रहने के लिए। मैं सीधी आपको बात बता रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि ये क्या हो गया है लोगों को आज की तारीख में, मतलब उसका कनेक्शन इससे, ये वो, मतलब ये हो क्या रहा है? जरा भरत सिंह जी इसको जरा समझाएं मुझे, मेरी समझ के बाहर है। राजीव जी, जी राजीव भाई, देखिए, भाजपा से अच्छा झूठ, भाजपा के नेताओं से अच्छा झूठ कोई बोलता नहीं है, ये समझिए आप। देश के संसद में कलावती का नाम आपने सुना होगा, जी, जब नाम लिया अमित जो है शाह जी, अमित शाह जी ने, जी लिया। अमित शाह जी ने उस कलावती के बारे में कि झूठ बोला। और बाद में क्या निकला? कलावती ने खुद इंटरव्यू देके ये कहा कि देखिए, मुझे जो भी कुछ दिया है वो राहुल जी ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और वो कलावती की बात कर रहे थे बुंदेलखंड की, और हम जिस कलावती की बात कर रहे थे, जिसको मदद किए थे, वो थी यवतमाल महाराष्ट्र में, की, यवतमाल की, यवतमाल महाराष्ट्र की। कलावती बारूदगार, वो नाम है उनका। जी जी, तो इतना झूठ अगर कोई बोलता है तो जी वो भाजपा ही बोल सकती है। जी और उनके, देखिए, जब जब भाजपा के गृह मंत्री संसद के पटल पे झूठ बोल सकते हैं, तो टीवी पे बैठ के उनके प्रवक्ता तो उनका तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया ना झूठ बोलने का, क्योंकि उनको तो लाइसेंस दिया है लेकिन एक चीज गृह तो मंत्री है, ने। एक चीज तो है भरत सिंह जी, आपने जरा हिला दिया थोड़ा सा बीजेपी को। इसके बावजूद कि बीजेपी की 303 सीटें, भाई 303, आपकी 54 है, लेकिन थोड़े से हिल गए मुझे ऐसा लग रहा है। अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जब शुरू होगी तो उसके बाद क्या होगा वो जरा बताएं भरत सिंह जी। ये तो पार्ट 1 से देखिए, इतना घबरा गए, पार्ट 2 में क्या होगा वो तो बताएं सर। अभी थोड़े से हिले हैं, अभी थोड़े से हिले हैं, डूले हैं। और जब पार्ट 2 भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी, नरेंद्र गृह नगर जो नरेंद्र मोदी जी का है, गुजरात, जब वहां से शुरू होगी, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की पूरी जो नजरें होगी, रात से लेकर दिन से लेकर रात तक, वो पूरी मीडिया पे होगी, टीवी पे होगी। और वो बार बार फोन करके सबको कहते होंगे, ये निर्देश देते होंगे कि भाई कोई दिखाओ मत, दिखाओ मत। लेकिन मीडिया ने आप देखे होंगे कि जब पहली भारत जोड़ो यात्रा में, पहले तो मीडिया ने एकदम नकार दिया था कि कोई रिस्पांस नहीं है, कुछ नहीं है, ये एकदम फेल है। और धीरे धीरे जब मीडिया समझ गई कि भाई अब ये तो एकदम सुपर हिट है, और एकदम सुपर हिट पिक्चर हो गई है, गदर 2 जिस तरह से गदर 1 हिट हुई थी, वैसे ही गदर 2 हिट हो रही है। उसी तरह से देखिएगा, गदर 2 यानी कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 है, सुपर डुपर हिट होगी। और भाजपा के नेताओं की नींद, और खास करके 2 व्यक्तियों की बता रहा हूं, जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी गृह मंत्री, दोनों लोगों को नींद नहीं आएगी। और ये समझ लीजिएगा कि ये समाप्त होते होते मुझे लगता है लोकसभा का चुनाव भी आ जाएगा। और उस समय पता है आपको ये चलेगा कि अब की बार जो कहते हैं ना कि 400 पार, भाजपा यही नारा दे रही है ना, अब की बार 400 पार, जी तो अब की बार 100 नहीं पार, ये हालत होगी उनकी। भरत सिंह जी, कश्मीर में अमित शाह जी का कहना है कि 3 परिवार ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा फारूक अब्दुल्ला फैमिली
मुफ्ती मोहम्मद फैमिली और गांधी फैमिली। बोले हमने अब्रोगेशन 370 35 आर्टिकल करके अब्रोगेट करके हमने कश्मीर में वो पीस लाए कि आज टूरिज्म का सबसे ज्यादा फुटफॉल्स इंडिपेंडेंट इंडिया से लेके आज तक टूरिज्म में सबसे ज्यादा फुटफॉल अगर हो गया तो आज है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बीजेपी ने लाया, मोदी साहब ने लाया, अमित शाह जी का कहना है। बोले कि हम बात नहीं करेंगे, हम बात ने हुर्रियत से नहीं करेंगे, पाकिस्तान से नहीं करेंगे, जमात इस्लामी से नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो वो नौजवान कश्मीर से उनसे बात करेंगे। बोले कि मुहर्रम के प्रोसेशन देखिए, आज 34 इयर्स के बाद श्रीनगर में हजारों के संख्या में मुहर्रम के प्रोसेशन पीसफुली चला। बोले कि इसका बेनिफिट और इसका आपको श्रेय मोदी जी को देना पड़ेगा। तो सर इसका आप कैसे, ये कन्विंसिंग लगता है, थोड़ा बहुत कन्विंसिंग लगता है, मगर वो तीन फैमिली को बार बार आरोप करना कि ये तीन फैमिली ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया। भरत सिंह जी, क्या सच्चाई क्या है इसमें? देखिए, न खाता न बही, जो भाजपा कहे वो सही। अगर तीन फैमिली की वो बात करते हैं तो खुद एक फैमिली के साथ वो गद्दी, वहां के जो है गद्दी भी शेयर कर चुके हैं। मुक्ति मैडम के साथ में उन्होंने सरकार चलाई है, तो पहले उसका जवाब दे भाजपा कि आप तो उन्हीं के साथ सरकार में बैठ के सरकार चलाए ना। मुख्यमंत्री वो जब आप मलाई खा रहे थे तो आपको याद नहीं आया तीन फैमिली में से एक फैमिली ये भी है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि वहां पे पीस शांति फुल कहाँ पे, बताइए ना। कश्मीर पंडित जाने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए आप ढिढोरा पीट पीट के, मिठाई बांट बांट के, ढोल ताशे बजा बजा के कहते कि 370 हट के आप कुछ नहीं होगा। अब वहां पे तो वही हालत है कश्मीरी पंडितों का, बेचारे वहां भी कत्लेआम हो रहा है। अभी भी आतंकवादी जो है गतिविधियां नहीं रुकी है। हमारे 40 जवान जो शहीद हुए थे, अब उस पे अगर मैं वहां के जो गवर्नर थे, जब वहां से गवर्नर साहब की बातें, तो जब उन्होंने आरोप लगाया, उस पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए देश में? उस पर तो इंक्वायरी होनी चाहिए ना कि भाई गवर्नर साहब कह रहे हैं तो इसमें सच्चाई है कि नहीं है। और उसके बाद में आपने कश्मीर को बचाया, बोले कश्मीर बचाया हमने 370 हटा के शांति लाई है। अरे वैसे शांति, ये शांति जो है आपने कन्वर्ट कर दिया जो है वो मणिपुर में। उसके बाद आप उस शांति को लेके आ गए जो है हरियाणा में। महाराष्ट्र में भी बहुत कोशिश की जा रही है राजीव भाई जी, महाराष्ट्र में बहुत कोशिश की जा रही है। भिड़े जैसे लोगों को जो है उतार के मैदान में और उनको संरक्षण देके जिस तरह से दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो साईं बाबा के नाम पे ले लीजिए, चाहे वो महात्मा गांधी के नाम पे ले लीजिए। तो इस तरह से जो फुले के बारे में भी कहा है उन्होंने जी, इतने जो है हमारे जो महापुरुष है उनके बारे में अगर कोई वक्तव्य देता है तो उसको जेल में डाल देते हैं आप। अगर एक आम नागरिक, आप और मैं अगर इस तरह से वक्तव्य देंगे तो मुझे लगता है ये सरकार तुरंत अंदर डाल देगी। लेकिन भिड़े जी के बारे में अगर उन्होंने इस तरह से कहा, भिड़े ने, तो उसके लिए जो है ये विधान भवन में कहते हैं गुरुजी जी। अरे गुरुजी से इतना प्यार और अपनों से तकरार, ये क्या दिखाता है भाई? ये दिखाता है ना कि एक जो है विधायक जो है शिंदे ग्रुप का विधायक पत्रकार को मारता है पचोरा में। एक विधायक का लड़का जो है कल ही जो है यहाँ का विधायक जो है उसका लड़का जो है किडनैप करता है एक व्यक्ति को और उससे जो है किडनैप करके विधायक के ऑफिस में ले जाके मारता है और साइन करवाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इस देश में जो है तानाशाही अपने चरम पे है, चाहे वो संसद में हो और चाहे वो जो है राज्यों में हो। जहां यहाँ पर जो राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई जो पहलवान बेटियां जो थी, जो इतनी देर तक अनशन पर बैठी हुई थी, उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया, मणिपुर के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया, हरियाणा के बारे में भी कुछ नहीं कह रहे हैं। और तो और छोड़िए, वो क्या नाम है उनका, जो प्रदीप जी, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो भी बैठे हैं वहां पे लोकसभा के अंदर, सबके साथ बैठे हैं सर। वो तो मतलब ये हो क्या रहा है? बलात्कारियों की पार्टी हो गई है जी। तो इसका मतलब हुआ क्या कि पब्लिक लाइफ में देयर आर नो मॉरल्स एनीमोर, कहने का मतलब यही हुआ। आप मुझे बताइए, चित्रा वाघ महाराष्ट्र में फ्लाइंग किस के विषय पे जी जो है धरना प्रदर्शन करती है, लेकिन अगर मणिपुर में 3 महिलाओं को जिस तरह से निवस्त्र करके परेड कराया गया, गंदी घिनौने हरकतें की गई, तो चित्रा वाघ क्या सोई हुई थी? जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था और उसके बाद में महिलाएं जो हमारे देश की गौरव शान थी, वो 3 महीने से जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही थी और वो बार बार आरोप लगा रही थी
तो क्या चित्रावाग सोई हुई थी? और उसके बाद एक फ्लाइंग किस पे आप जो है महाराष्ट्र के जो है सदन के बाहर और जो है रोड पे आके जो है नाटक करती है और कहती है कि फ्लाइंग किस दिया राहुल गांधी जी ने। स्मृति ईरानी बची है फ्लाइंग किस देने के लिए राहुल जी को। भरत सिंह जी, प्यार और मोहब्बत के दुकान, राहुल गांधी जी ने कहा कि हर गांव, हर गली, हर शहर में हम बसाएंगे प्यार मोहब्बत के दुकान। बट मोदी जी का कहना है कि इस दुकान से निकला था इमरजेंसी, इस दुकान से निकला था भ्रष्टाचार, इस दुकान से निकला था तुष्टीकरण और इस दुकान से निकला था परिवारवाद। तो इस दुकान से ये सब निकला है। बोले कि अगर किसी ने कुछ किया तो फिर उन्होंने गिनाया कि पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स जितने किए, जल, हर घर नल से जल, फिर अलग अलग आवास योजना। तो ये नफरत के दुकान और प्यार के दुकान, इस दुकान से इमरजेंसी भी निकला था, इनका आरोप है। इस दुकान से कुछ सही, मोहब्बत के दुकान से आप उनका कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, इस चीज को कैसे आप सिद्ध करोगे? सिक्योरिटी और प्यार की दुकान से कैसे चलेगा भरत सिंह साहब? देखिए, बहुत पहले एक पिक्चर आई थी हेरा फेरी जी, उसमें आपने नल और जल की बात की तो बता दो, उसमें 3 नल का जिक्र किया था परेश रावल जी ने। पूछा गया तो एक नल में गर्म पानी आएगा, एक में ठंडा पानी आएगा और फिर तीसरा तो बोलते हैं इसमें जो नहाने वाले नहीं है उसके लिए रखा गया है तीसरा नल। तो ये शायद जो जल की बात करते हैं, हर घर में नल, हर घर में जल, तो ये जो तीसरा नल है ना, ये हर घर में जो है पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से सिलेंडर जो है हर घर में पहुंचाए, वो उज्ज्वला सिलेंडर योजना के तहत एक बार सिलेंडर देने के बाद आज तक कोई महिला दोबारा जाके उसको रिफिल नहीं कराती है, क्योंकि 1150 का रिफिल का भाव हो गया है, तो उसको रिफिल नहीं करा पाती क्योंकि पैसा ही नहीं है। उसी तरह से इनका नल भी है और जल भी है। और दूसरी बात, आपने कहा कि मोहब्बत की दुकान से नफरत कैसे मिटेगा, और जो है ये आपने दूसरा एक चीज पूछा, सीरियस नेशनल सिक्योरिटी वाली बात है, नेशनल सिक्योरिटी की बात की। अरे जब हमारा घर परिवार जब प्यार से चलेगा ना, जब एकता बनी रहेगी ना, भाईचारा बना रहेगा ना, तो एक बोलते ना एक उंगली कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन जब मुट्ठी बनेगी ना तो अच्छे से अच्छे पूरे देश को किस तरह से रक्षा करना है, सुरक्षा देना है। हमारे 140 करोड़ जब भारतीय निकलेंगे ना पूरे देश के हर बॉर्डर पे, तो अच्छे अच्छे कांपते नजर आएंगे। आप, मैं कहता हूं नाम्बियार जी, देश के नौजवानों को सिर्फ कह दीजिए 2 दिन में मणिपुर शांत हो जाएगा, 2 दिन में शांत हो जाएगा। मगर सबसे बड़ा आज आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अगर देखिएगा आज जो वहां पे राइफलें, जो वहां पे असॉल्ट, जितनी भी वहां पे बारूद, गोला बारूद लूटे गए हैं, मुझे तो ये चिंता सता रही है कि जो लूटा हुआ इतना हथियार है कहीं वो गलत हाथों तक नहीं पहुंच गया हो, और एक देश में एक बड़ा षड्यंत्र जो है भाजपा द्वारा ये कहीं किया तो नहीं जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से वहां पे मुझे लगता है हजारों की संख्या में जो है वो जो हथियार लूटे गए हैं, तो इसका पता लगाना भी जरूरी है कि वो हथियार कहाँ है, कैसे है और किसके हाथों में है। कहीं ये बड़ी षड्यंत्र की तरफ इशारा तो नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर आखिरी सवाल सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बात कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल, कि वो जब मणिपुर गए तो जो मिताई समुदाय के जो लोग थे उन्होंने उनसे बहुत क्लियरली बोल दिया कि भाई देखिए, आपकी सिक्योरिटी डिटेल में अगर कोई कुकी है तो उसको आप वापस छोड़ दीजिए, नहीं तो हम लोग उसको मार देंगे। कुकी समाज ने कहा अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में है, कोई मिताई है, जब आप हमसे मिलने को आ रहे हैं तो हम उसको मार देंगे। तो सर ये तो बहुत जबरदस्त डिवीजन हुआ है। ये तो मतलब इससे ज्यादा कोई सीरियस बात तो कोई हो नहीं सकती है, वेरी फ्रैंकली। मतलब जो इसका मतलब राहुल गांधी जी जो बोल रहे थे ये एक डिवीजन हो गया मणिपुर में, वो सच बात है इसका मतलब? जी देखिए राजीव जी, जिस तरह से मणिपुर की ये स्थिति हुई है कोई 1-2 दिन में नहीं हुई है। ये पिछले 2-4 सालों से इस तरह से ये स्थिति बन रही थी, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के इस तरह से षड्यंत्र रचा और उनके दिलों में एक जो है नफरत पैदा कर दी मैतेई समुदाय के बीच में और कुकी समुदाय के बीच में, कि तुम एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। ये मैंने कहा ना कि ये वो पार्टी है जो घरों में भाइयों को लड़वाती है। ये वो पार्टी है जो चाचा को भतीजे से लड़वाती है। ये वो पार्टी हो गई है जो आपस में
हिंदू मुस्लिम को लड़वाती है। ये वो पार्टी हो गई है जो एक राज्य में दो फाड़ करवाने के लिए आमादा हो गई है कि किसी भी हाल में मैतेई हो चाहे वो कुकी हो, जब ये आपस में लड़ेंगे, जब ये विघटन होगा तो उसमें हमारा फायदा होगा। तो भाजपा पार्टी आज के समय में, आज की तारीख में ऐसी पार्टी बन गई है जो कि भाइयों को भाइयों से लड़वाने वाली पार्टी हो गई है। और एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही देश के लिए खतरनाक है और मुझे लगता है समाज के लिए तो है ही है। भरत सिंह जी, एक चीज है, अमित शाह जी ने, आपको याद होगा, उस भाषण में कहा था कि आज इंडिया का घटक दल देखिए कौन कौन है। एक डीएमके करुणानिधि, जिनके कन्नी मोड़ी करुणानिधि के बच्ची लड़की को कांग्रेस ने बहुत महीने यानी 1 साल तक शायद अंदर 2G स्कैम में डाल दिया था। लालू यादव को चारा घोटाला में अंदर डाल दिया था। शरद पवार साहब को 70,000 इरिगेशन स्कैम को एक्सपोज करके पृथ्वीराज चौहान जी के माध्यम से एफआईआर रजिस्टर कराया था, कांग्रेस ने कराया था। और महाराष्ट्र बैंक घोटाला, मुंबई बैंक घोटाला, ये सब कांग्रेस ने उजागर किया। उनके वक्त पर ये सब एफआईआर रजिस्टर किए। फारूक अब्दुल्ला के पिताजी शेख अब्दुल्ला को कांग्रेस ने अंदर डाला था। आज कांग्रेस इन्हीं को साथ में लेकर एक गठबंधन कर दिया इंडिया। तो ये कॉन्फिडेंस मोशन एक तो नंबर है कि ये सब भ्रष्टाचारी थे और ये सब कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, और दूसरा कि आपको चिंता है कि आपने इन लोगों को परेशान कर दिया है और कब तक ये साथ में रहेंगे, अमित शाह जी का कहना। तो 2 चीज है भरत सिंह जी, एक तो भ्रष्टाचारियों को अपने साथ में लिया इंडिया में, और कि ये कब तक रहेंगे आपको मालूम नहीं। इसलिए कॉन्फिडेंस मोशन राहुल गांधी का था कि ये सब साथ में है कि नहीं हमारे, भरत सिंह जी, और आप वॉकआउट भी किए। देखिए नाम्बियाल जी, मैं तो ये पूछूंगा आपके माध्यम से भाजपा से कि आपने तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दिया कि जितने लोग आए हैं सबको कांग्रेस ने फंसा के जेल में डलवा दिया था। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि राजभर जी जो कोस कोस के पानी पी पी के इनको गरियाते थे और गरियाते घूम रहे थे, उनको आपने ले लिया। उसके बाद में आपने ऐसे ऐसे लोगों को लिया, एक तो उत्तर प्रदेश से राजभर जी आ रहे हैं, दूसरा नाम मैं बोल रहा हूँ वो भी जो है, हाँ, ये रामविलास पासवान के लड़के, चाचा भतीजों को लड़वा के जो है उसको तोड़ के जो है रामविलास के जो लड़के हैं वो कोस कोस के गाली दे रहे थे, अब वो आप इनकी पार्टी में आ गए। उसके बाद में आप यहाँ अजीत पवार जी को ले लीजिए, 70,000 करोड़ का घोटाला लगाते हैं, आज उप मुख्यमंत्री बनवा के अपनी पार्टी में ले लिया। शिवसेना में जो है उद्धव ठाकरे जी के ऊपर दुनिया भर का एलिगेशन आरोप लगाया, उसके बाद शिंदे को तोड़ के आपकी पार्टी में ले लिया, जिसके कितने मंत्रियों के ऊपर जो आज मंत्री बने हैं, विधायक है, वो पता नहीं कितने केसेस जो है उनके ऊपर लदे हुए हैं, सब आपकी पार्टी में आ गए। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सबको लिया और सबको भी जेल डलवाया। आपने तो जेल में भी डलवाया और उसके बाद आपकी संसद के अंदर आपकी मंत्री कहती है कि मैं तो ईडी भेज दूंगी, जेल करवा दूंगी अगर आप लोग हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। तो ये देश में दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। चाल चरित्र चेहरा जो है भाजपा का वो देश के सामने आ चुका है। देश की जनता इसको समझ चुकी है। देश की जनता ने ये देखा कि 2 घंटा 14 मिनट जो भाषण दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के लिए दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का डर और खौफ जो है वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे दिख रहा था। इसलिए बार बार वो हंसी से उसको ढकना चाह रहे थे, लेकिन ढक नहीं पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक सीरियस मुद्दे पे, एक बहुत सीरियस मुद्दा था जिस मणिपुर के चर्चे पे हमें बात करनी थी। जितने भी हमारे विपक्ष के नेताओं ने मणिपुर के लिए बोला था उस विषय पर चर्चा करनी थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 2 मिनट बोलते हैं मणिपुर के विषय पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो भी और बोलते हैं, चाहे वो कटाक्ष करते हैं, मैं समझता हूँ इस कटाक्ष को भी मैं आशीर्वाद के तौर पे लेता हूँ कि आप कम से कम 1.5 घंटा कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पहले से और ज्यादा मजबूत हो रही है। आने वाले वक्त में 8 महीने में मुझे लगता है दिन दूनी रात चौगनी, जो तरक्की कहते हैं ना कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगी, तो कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है हम सभी मिलके, सारे नेता हमारे भरत सिंह जी, मगर अमित शाह जी ने वो डेट भी तय कर लिया कि जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे, उन्हें कही मई 2024 ये डेट में मोदी साहब फिर शपथ लेंगे, तो उन्होंने ये भी घोषणा कर दिया उस नो कॉन्फिडेंस डिबेट में। और क्या मुद्दे की बात है कि 100% यूपी ये कांग्रेस का, बीजेपी का टारगेट है। राम मंदिर
उनका सोशल मीडिया का कैंपेन है कि औरंगजेब के तोड़ने के बाद या डिस्ट्रक्शन के बाद अगर किसी ने राम मंदिर को रिवाइव किया, नरेंद्र मोदी जी ने रिवाइव किया। काशी विश्वनाथ वही रिवाइवल, वो प्रोसेस चालू है। ज्ञान वापी उस जब डिस्प्यूट में चल रहा है, शायद वो भी कंप्लीट कर लेगा। और कृष्ण जन्मभूमि, तो ये 100% की तरफ हम लोग बढ़ रहे। भरत सिंह जी, आप तो इन पे आपको ज्यादा मालूम है उत्तर प्रदेश के राजनीति के बारे में, तो क्या 100% होगा? पेन निकाल लीजिए, मैं आपको 6 राज्यों की सीटें बता देता हूं। हाँ। लिख लीजिए, उसके बाद मुझे 8 महीने के बाद बोलिए। बोलिए और बताइएगा। यस यस। 22 सीट जो है वो कम हो रहा है महाराष्ट्र में, जो है भाजपा का 22 सीट। 12 सीट कम हो रहा है जो है कर्नाटक में। ओके। 25 सीट कम हो रही है इनकी उत्तर प्रदेश में। ओके। ममता बनर्जी के यहाँ पे, वहां पे जो है इनकी कम हो रही है 13 सीटें। और उसके बाद में राजस्थान में इनकी जो है वो 7 सीटें कम हो रही है। ओके। उसके बाद में इनकी जो है करीब करीब मुझे लगता है कि 15 सीटें जो है वो कम हो रही हैं मध्य प्रदेश में। ओके। छत्तीसगढ़ में इनकी 3 सीटें कम हो रही हैं। ओके। अब उसके बाद आप बाकी तो बहुत सारे आएंगे, अभी 8 महीने बाकी हैं, ये जोड़ लीजिए। उसके बाद भाजपा की कितनी सीटें कम हो रही हैं, और उसके बाद फिर अगली बार जब मिलेंगे तो मैं और बता दूंगा पूरे कैलकुलेशन के साथ कि कितनी इनकी सीटें कम हुई। तो ये आपने सर, ये तो आपने कोई 96 कम बता दी। 303 से मैंने क्या -96। मैं आपसे कहा ना पहले शुरुआत होने में जी, शुरुआत हुआ था, ये 303 कह रहे थे। मैंने कहा था कि 200 में से, ये तो अभी 200 बता रहे थे, 200 में से 100 कम कर, मैं ये 150 भी नहीं पार कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसी वजह से ये बार इसी हाँ यार 150 नहीं क्रॉस कर पाएंगे। और ये जो बता रहे हैं ना राहुल गांधी जी के विषय में 1.5 घंटा जो बात की है ना, 1.5 घंटा कांग्रेस के ऊपर बोले, ये डर है, ये डर दिखा रहा है कि 150 सीटें इनकी कम हो रही है। और आप तो पत्रकार हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार है राजू भाई, आपको तो सब पता होगा, पूरे महाराष्ट्र को चप्पे चप्पे को आप जानते हैं। तो एक बार जरा नजर घुमा के देखिएगा कि जब ये पूरे एक एक जिले में जब जाएंगे ना, तो पता चलेगा कि इनकी भाजपा की सीटें कितनी कम हो रही है। इतनी दहशत, इतनी खौफ कांग्रेस की हो गई थी कि इनकी सरकार चल रही थी, और उसके बाद अजीत पवार को ये लेते हैं, तोड़ के लेते हैं, डरा के धमका के लेते हैं। तो ये दिखाता है कि इनकी सीटें यहाँ पे बहुत स्थिति सही नहीं है, बहुत कम हो रही है। भरत सिंह जी, जो 17% शरद पवार साहब के वोट है, 17%, तो पहले यह अनुमान था कि ये नहीं जाएगा, अजित पवार जी के साथ नहीं जाएगा, छगन भुजबल इस तरफ आए, नहीं जाएंगे। मगर अभी जो कुछ दिन पहले अमित शाह ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिवाइव करने के लिए जो एक जबरदस्त मीटिंग रखा था पुणे में, जिसमें आई थिंक अजित पवार जी सब लोग थे, और उसमें अमित शाह जी ने दादा बोले, दादा आप बहुत लेट आ चुके, आपको पहले आना चाहिए। ये कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में एनसीपी बहुत हावी है पूरे महाराष्ट्र, कांग्रेस भी हावी है और एनसीपी भी हावी है। तो क्या ये पूरे शुगर मिल्स और सब रिवाइव होने के बाद ऐसे भी रिपोर्ट आ रहा है कि जितने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एनसीपी कांग्रेस के नेता हैं वो शिफ्ट हो रहे बीजेपी की तरफ, बिकॉज इसमें फंड इन्फ्यूज होने वाले और सिख यूनिट्स को रिवाइव करके और लोगों को एम्प्लॉयमेंट सब जनरेट करें और कोऑपरेटिव मूवमेंट पूरा हाईजैक करने के एक जबरदस्त प्लान बनाया महाराष्ट्र में। तो क्या भरत सिंह जी आपको लगता है कि 17% वोट जो पवार साहब का था, शरद पवार साहब का, ये अजित पवार जी इस तरफ ले पाने में सफल रहेंगे? ये कोऑपरेटिव मूवमेंट, अमित शाह आना, रिवाइव करना, शुगर मिल्स को रिवाइव करना, कैसे अब देखते हो इसको? ये पॉलिटिकल मूव है भरत सिंह जी? अब आपने जो सवाल किया नाम्बियार जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या अजित पवार जी वहां रह पाएंगे? अजित पवार जी क्या वहां रह पाएंगे? नहीं समझे नहीं आप? अजित पवार जी कहीं ऐसा ना हो कि जो है 40 विधायक की बात किए थे और 60 विधायक लेके आ रहे हैं, और उसके बाद में घोषणा कर रहे हैं अजित पवार और जो है शरद पवार जी कि हमने जो खेलना था भाजपा के साथ वो खेल दिया। तो ये भी देखने वाला एक बात है कि लोकसभा के चुनाव तक अजित पवार जी चुनाव के बाद आते हैं कि चुनाव के पहले आते हैं। और ये जो 17% वोट परसेंटेज आपने बताया, वो पवार साहब की तरफ ही रहेगा, वो अजित पवार साहब की तरफ नहीं जा रहा है। कहने का हमारा मतलब ये हुआ भरत सिंह जी, कहने का मतलब ये हुआ कि आगे चल करके हो सकता है कि अजित दादा पवार साहब वापस एनडीए में आ जाएं। आप ये कह रहे हैं? देखिए मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, अजित पवार साहब बहुत दिन तक वहां नहीं रहेंगे जी।
ये सारी बातें आप जरा गौर से समझिए उस चीज को। शरद पवार जी को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जी मुझसे अच्छी तरह से आप समझते हैं जी। कि शरद पवार जी अभी तक ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी टूटी नहीं है, ना वो कह रहे हैं हमारी पार्टी टूटी है, ना ये कह रहे हैं हमारी पार्टी टूटी है। तो टूटा कौन है? पता चला कि भाजपा टूटी हुई है। बाद में भाजपा टूटेगी और उनका जो है एक जबरदस्त टूटा हो रहा है, जी क्योंकि भाजपा के अंदर एक विद्रोह होने वाला है महाराष्ट्र में। जिस तरह से उनके नेताओं को निगलेक्ट किया जा रहा है, 50 वर्षों से जो काम कर रहे हैं, विधायक बने हैं, वो उनको मंत्री पद न मिलके जो है वो अजित पवार जी के खेमे को दिया जा रहा है, शिंदे के खेमे को दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर एक जबरदस्त जो है वो विरोध चल रहा है। ये आज कल नहीं तो कभी ये फुटने वाली है। ये और बात जब तो ये फूटेगी, इस विषय के अंदर हम काफी बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि आज की भारतीय जनता पार्टी पहचानी नहीं जाती है, क्योंकि बीजेपी के लोग बीजेपी में नहीं दिखते, ज्यादातर बाहर के ही लोग दिखते हैं। तो है कहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग? बचे कहाँ हैं? वो जो बचे हैं उनको कायदे से घर पे बिठा दिया गया है। तो इसी वजह से ये विद्रोह होगा, और जब ये विद्रोह होगा ना तो बड़े स्तर पे होगा। और जी। उसी समय जो है अजित पवार क्या करेंगे, जो 40 लोग लेके गए हैं, 20 उधर से लेके आएंगे, बोलेंगे देखिए देखिए जो है चाचा जी, मैं गया था 40 को लेके और 60 को लेके आ रहा हूँ, तो मेरा जो है कद यहाँ बढ़ना चाहिए। भरत सिंह जी को Thank हर you very much, सस्पेंस ट्विस्ट सब भरत सिंह जी का एडवेंचर पूरे फिल्म एकदम जबरदस्त है। नहीं, हो भी सकता है, But we हो भी one सकता है। never know. पहले Might हो be गया, right. पहले किया था अजित पवार जी ने, वापस जब कर 80 घंटे में बदलाव हो सकता है तो आगे कुछ भी मुमकिन हो सकता है। हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार जी के चेहरे के ऊपर कोई शिकन नहीं दिखती है। He doesn't seem to be disturbed at all. शरद वो पवार भाजपा जी के चेहरे पे शिकन दिख रही है। जी, लेकिन शरद पवार जी के चेहरे पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिख रही है, बड़े आराम से। He is very relaxed. तो बीजेपी इसमें के कोई दो राय सपने नहीं। 45 आउट ऑफ 48 एक सपना ही रह जाएगा भरत सिंह जी। नहीं, भरत सिंह जी ने तो बोला है they will get only 23. That's it. उनके पास मुश्किल से बता रहा हूं आपको कि वहाँ यहाँ पे ना जो भाजपा के पास सीटें थी उसमें से 20-22 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो मतलब सीधा नुकसान, सीधा नुकसान हो रहा है। तकरीबन 15 के 20 के करीब सीटें आएंगी उनके पास, कहने का मतलब। नीचे, हाँ, वो तो 20 के ऊपर नहीं जा पाए, 20 की तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये कितनी भी ताकत लगा ले, महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है राजीव भाई। देखिएगा इनको ऐसी पटखनी देगी कि ये सब लाल पीले और काले नजर आएंगे उस समय। भरत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार नमस्कार, सर। नमस्कार, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे जय मातरम, हिंद, जय जय हिंद, महाराष्ट्र। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल।